तो हम सबको सारे सेट्स को एक बार लिखेंगे यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में। ये तो क्वेश्चन था, यहाँ पर आप लिखें a इज इक्वल टू 0, ये तो दे ही रखा था। अब सेट b की बात करते हैं। सेट b में दे रखा है x such that x is greater than 15 and x is less than 5। कोई ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा भी हो, जो 5 से छोटा भी हो और 15 से बड़ा भी हो। 5 होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, तो 5 हो गया। ठीक है, 5 का मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट। तो या तो आप इसको ऐसे लिखो either this, और आप इसको 5 लिखो। ठीक है, अब ऐसी सी का मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पर ये सेट कुछ और होता, अगर मान लीजिए एंड ना लिखकर वो बीच में और लिख देते, तो और का मतलब क्या होता कि x एक ऐसा नंबर है जो कि 15 से बड़ा है या फिर 5 से छोटा है। तो 15 से बड़े में मैं क्या लिख देता, 16, 17, 18 डॉट 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 करके छोड़ देते, और दूसरा लिख देते कि 4, 3, 2, 1 डॉट 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 वो करके छोड़ देते। ये 4 से छोटा छोटा मतलब 5 से छोटा छोटा कितना भी, और साथ में 15 से बड़ा बड़ा कितना भी। ठीक, लेकिन वो तब होता जब और होता। तो एंड का मतलब क्या है कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए साथ साथ में। तो साथ साथ में दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। कोई भी नंबर 5 से छोटा भी हो और 15 से बड़ा भी हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं सी x such that x minus 5 is equal to 0। x minus 5 is equal to 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो सी जो सेट है इसमें बस यही आएगा, सिर्फ एक वैल्यू 5। अब डी की बात करते हैं। डी में क्या होगा? डी में बोल रहे हैं x such that x square is equal to 25। तो जब x square is equal to 25 है तो मैं जानता हूँ कि x की वैल्यू 5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। तो हम बोलेंगे d is equal to -5, 5। फिर e पर आ जाइए, सेट e। तो e में क्या है? x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। तो इसको जरा सॉल्व करें। हाँ, x square minus 2x minus 15 is equal to 0। तो अब आप ये देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 को -15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया -15। अब ये जो बीच का टर्म है इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करते हैं, इस तरह से दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं कि उन दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो -2 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए इस -15 के बराबर। तो 5 और 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। -2 लाने के लिए क्या करूँ, -5x प्लस 3x। तो -5x प्लस 3x क्या हो जाएगा, -2x, और -5 मल्टीप्लाइड बाई +3 ये हो जाएगा -15 के बराबर। अब पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x -5 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन लूँ कि ब्रैकेट में x -5 बचे 3। तो इधर एक टर्म है पूरा जिसमें x -5 मल्टीप्लाई है हो रहा है, इधर एक टर्म है जिसमें x -5 मल्टीप्लाई हो रहा है। x -5 ले लो कॉमन, तो जब x -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट x -5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -5 को उधर ले जाइए तो x की वैल्यू क्या हो गई +5, और इसी तरह से +3 को उधर ले जाइए तो x की वैल्यू हो गई -3। अब जब बात करेंगे सेट e की, तो सेट e में इन्होंने बोला है x इज एन इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू हमारी इंटीजर फॉर्म में नहीं आती, मान लो 1/2 आ जाती, 3/2 आ जाती, तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देता, छोड़ देता। समझ गए? इन्होंने बोला इंटीजर भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो भाई देखिए ये दोनों ही इंटीजर है 5 और -3, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर तो केवल 5 है। तो इसका मतलब ई का जो रिजल्ट है वो है 5, सिर्फ 5। मैं माइनस वाला नहीं लूँगा क्योंकि हमको क्या लेना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी रूट आए उसका पॉजिटिव इंटीग्रल रूट लेना है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट क्या हो गया, केवल 5। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि सेट सी और सेट ई ये भी दोनों इक्वल हैं, बाकी कोई भी सेट कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो इक्वल हो आपस में। तो आप यहाँ पर कहेंगे क्लियरली
C इज इक्वल टू E, क्लियरली C इज इक्वल टू E। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन बताइए, आसमा क्लियर है? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलो आगे चलिए। इसके बाद आप देखिएगा एग्जाम्पल 7 के बाद में है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 में नोट करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। Which of the following pairs of sets are equal? Question mark. Justify your answer. तो फर्स्ट में दे रखा है X is the set of letters in alloy. Capital X is the set of letters in the word capital X is the set of letters in the word alloy, double inverted commas में बन है alloy, and capital B the set of letters in loyal, and capital B is the set of letters in loyal। तो X भी एक सेट है और जो B है B भी एक सेट है। तो अगर मैं X की बात करूँ तो X is the set of letters in the word alloy। तो alloy में कौन कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं? एक तो A आ रहा है, A लिखिए, कॉमा L लिखिए, फिर दोबारा L आ रहा है, लेकिन दोबारा हम लिखते नहीं हैं, हम एक अल्फाबेट अगर एक बार आ रहा है तो एक ही बार लिखते हैं। फिर O है और फिर Y है। इसी तरह से जो B है वो क्या है? इट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में L है, O है, Y है, फिर A है, लेकिन L दोबारा रिपीट हो रहा है तो L को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि क्या ये दोनों सेट इक्वल है? क्लियरली X इज इक्वल टू B। यहाँ पर हमारा X सेट B सेट के इक्वल है। सेकंड देखिएगा, सेकंड इसमें दे रखा है A इज इक्वल टू N सच दैट कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल n सच दैट स्मॉल n बिलोंग्स टू Z, small n belongs to Z and n square is less than equal to 4. Small n belongs to Z and n square is less than equal to 4. And B is equal to X such that X belongs to R X such that X belongs to R and X square minus 3X plus 2 is equal to 0. And X square minus 3X plus 2 is equal to 0. ये हो गया। तो अब आप ये देखें कि सबसे पहले मैं A को सॉल्व करता हूँ। तो इन्होंने बोला n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, लेकिन A सेट A में एलिमेंट्स क्या होंगे? n, हमें n लिखना होगा। तो n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ऐसा क्वेश्चन में पहले भी कर चुका हूँ। तो n स्क्वायर क्या है?
अगर आप देखें और n बिलोंगिंग टू z, तो इफ n इज इक्वल टू 0, इफ n इज इक्वल टू 0 तो n स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो ये लेस देन इक्वल टू 4 की कैटेगरी में लाइक कर रहा है, ठीक है। फिर मैं ये कहूँगा इफ n इज इक्वल टू -1, तो n स्क्वायर, इफ n इज इक्वल टू -1 तो n स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू +1, +1 भी लेस देन इक्वल टू 4 की कैटेगरी में लाइक कर रहा है। फिर हम लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 इज अगेन लाइन इन द कैटेगरी ऑफ लेस देन इक्वल टू 4। फिर दूसरा देखिए इफ n इज इक्वल टू -2, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर इज 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस तो नहीं है लेकिन क्या है कि इक्वल तो है, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा इसको। सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 2, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। मैं और कोई इंटीजर नहीं ले सकता, अगर मान लीजिए मैं 3 लेता हूँ या -3 लेता हूँ तो वो 9 हो जाएगा, वो 4 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास n की क्या क्या वैल्यूज आ गई, 0, -1, +1, -2, +2, ये आ गई n की वैल्यूज, ठीक है। तो हमारा जो सेट A है दैट हैज बिकम A is equal to -2, -1, 0, 1 और 2, -2, -1, 0, 1 और 2। इसके बाद B देखिएगा, B में ये बोल रहे हैं x such that x belongs to R and x square - 3x + 2 is equal to 0। तो यहाँ देखिएगा और सेट B के लिए मेरे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, x square - 3x + 2 is equal to 0। x square - 3x + 2 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हम ये देखते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या है 1, तो 1 को यानी कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रफ में करके देख लीजिए 1 2 ज़ा 2। तो अब -3 को कुछ इस तरह से दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए -3 के बराबर और मल्टीप्लिकेशन आ जाए +2 के बराबर। क्या हो जाएगा, -2x और -1x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1x स्क्वायर -2x - 1x + 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x, तो इधर बचेगा x और यहाँ बचेगा -2। इन दोनों में से क्या कॉमन, सिर्फ पहली टर्म पर फोकस करते हैं कि क्या कॉमन लेके +x आ जाए -1, तो -1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x - 2। तो इधर भी x - 2 है, इधर भी x - 2 है, तो x - 2 कॉमन निकाल लो, x - 2 कॉमन आ गया तो इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 1। देयरफॉर b इज इक्वल टू 1, 2। दो सेट्स को इक्वल होने के लिए उसके सारे एलिमेंट्स उसके बराबर होने चाहिए। भाई 1 और 2 तो आ रहे हैं बराबर, लेकिन 3 एलिमेंट्स का क्या, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, यहाँ लिखना सिंस, बस कोई एक एलिमेंट ले लो, वैसे तो मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं पर कोई एक एलिमेंट ले लो दिखाने के लिए। -2 बिलोंग्स टू कैपिटल A बट -2 does not belongs to capital B, therefore A is not equal to B। ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ये जस्टिफाई योर आंसर, कि आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहला वाला जो सेट था इसमें तो देखिए सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो उसमें तो जस्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वल है दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस आपको जस्टिफिकेशन के नाम पर ये लिखना है कि वो इक्वल क्यों नहीं है। कोई एक एलिमेंट उठा लो, मैंने -2 लिख दिया, -1 लिख दो, -1 उसमें तो है, A में तो है, B में नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के मैंने ना 3 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए थे, तो उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कर दिया आपने, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। क्वेश्चन 4 छोड़ रहा हूँ, अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 5 भी और क्वेश्चन नंबर 6 भी, 4, 5, 6 तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है ये इक्वल सेट या नॉट इक्वल सेट उसी पर है, बिल्कुल बेहद आसान है। तो इसमें मतलब आप अगर लेकर बैठेंगे आपको आधा घंटा लगेगा, फटाफट कर दोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है? सबसेट ये होता है कि आप ये देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ की बात करते हैं कि अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँगा कि मैं सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसके अलावा किसी तरीके के कोई नंबर को जानता ही नहीं हूँ, तो मेरा जो पूरा यूनिवर्स है वो क्या हो गया? वो नेचुरल नंबर हो गया। मेरी दुनिया नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि मुझे बस नेचुरल नंबर पता है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि भाई हमारा यूनिवर्सल सेट कैपिटल है, इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, क्या रियल नंबर होता है, क्या इंटीजर होता है, वो सब कुछ आप भूल जाइए। अब उस नेचुरल नंबर में से निकाल कर मैंने ना कुछ छोटे सेट बनाने शुरू करे, ठीक है। ऐसा हुआ, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये बड़ा सा हमने जार ले लिया और उस जार के अंदर हमने शरबत बना लिया। तो वो जो जार है वो क्या हो गया? वो तो हमारा यूनिवर्स हो गया। और फिर हमने छोटे ग्लासेस में उसको सर्व कर दिया, तो वो जो छोटे ग्लासेस हैं वो क्या होता है? वो उसके सबसेट हो गए। तो इसी तरीके से अगर मैं सेट की बात करता हूँ, तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास n है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये करके छोड़ दिया। मैंने ये बोला कि A जो है, A हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, बस इतना। और B हमारे पास सेट है 1, 3, 5, 7, सेट ऑफ 4 फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। सेट C है 2, 4, 6, 8, सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर्स। तो मेरे पास जो ये 3 सेट है ना, ये तीनों के तीनों सेट क्या इस नेचुरल नंबर में से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसी में से निकले हैं ये तीनों के तीनों सेट। तो ये तीनों के तीनों सेट क्या हो गए? ये इस बड़े सेट के, इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हो गए। समझ गए? तो समुद्र में से निकली बहुत सारी नदियाँ, तो वो सारी की सारी नदियाँ क्या है? वो समुद्र का सबसेट है, ठीक। अच्छा, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना रियल लाइफ से जोड़कर, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इस वजह से ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर समंदर है तो उसको अगर हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया, तो उसमें से निकली हुई बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो सारी की सारी क्या हो गई? सबसेट्स हो गए उसके, ठीक है। अब जो सबसेट है, सबसेट का जो सिंबल है वो क्या होता है कि अगर A जो है वो M में से निकला है, तो मैं ये कहूँगा A इज अ सबसेट ऑफ M, A इज अ सबसेट ऑफ M। अगर B भी M में से निकला है, तो मैं कहूँगा B इज अ सबसेट ऑफ M। इसी तरह से C इज अ सबसेट ऑफ M, ये होगा, ठीक है। हेडिंग डालते हैं सबसेट्स। सबसेट्स इसमें लिखिएगा set A is said to be a subset of set B. A set A is said to be a subset of set capital B if every element of A is also an element of B. If every element of A is also an element of B, is also an element of B. अब इसमें लिखें फॉर एग्जाम्पल if A is equal to set of all students in your school,
set of all students, set of all students set of all students in your school, and B is equal to set of all students in your class. दोनों में बड़ा सेट कौन सा है? एक सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो हमारे स्कूल के सारे बच्चे क्या हो गया, ये हमारा यूनिवर्स हो गया, और उसी यूनिवर्स में से ये निकल के आया है ये सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो क्लास जो है वो एक छोटा सा सबसेट हो गया बड़े सेट का। तो B इज अ सबसेट ऑफ A, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, B इज अ सबसेट ऑफ A। हाँ जी सर, इसमें लाइक एवरी एलिमेंट लिखा है तो वो इक्वल सेट में नहीं आ गया? अभी बताता हूँ। अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। B is a subset of A. B is a subset of A. अब मैं बात करता हूँ एवरी एलिमेंट जो लिखा हुआ है, ये क्या है? लेट कैसे इतना आज? हाँ जी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दोनों तरफ की बात नहीं करी गई। उसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था अलॉय के सारे लेटर्स तो क्या थे, ALOY, बस डबल L आ रहा था, तो L को मैंने 2 बार नहीं लिया। ऐसे ही लॉयल के सारे एलिमेंट्स तो LOYA, तो हुआ क्या कि A सेट के भी सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए और B के भी सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए, तब तो वो इक्वल बन जाता है। अब सबसेट की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, सेट A इज सेट टू बी या सबसेट ऑफ B। A जो है वो B का सबसेट है, मतलब ऐसे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A का हर एक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, कि A का हर एक एलिमेंट, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, A इज अ सबसेट ऑफ N, तो A का हर एक एलिमेंट N का भी हर एक एलिमेंट होगा, समझ गए? लेकिन क्या उल्टा होगा, क्या N का हर एक एलिमेंट A का एलिमेंट होगा? नहीं, N में तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो सब आ रहे हैं, ठीक है? तो जब ये कहा जाता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ N, तब कहते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ N। क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक तरफ की बात करी गई कि A is said to be a subset of B, A B का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, के A का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट होगा, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। B का एवरी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ B, कि B का हर एक एलिमेंट A का हर एक एलिमेंट के इक्वल होगा, तब तो बनेगा हमारा इक्वल सेट। लेकिन अभी क्या है कि A का एलिमेंट जो है वो B में से निकला है, बस सीधा सीधा ये निकला है। क्लियर है? चलिए, तो ये सिंबल होता है सबसेट का। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 10 पर। अरे आज तुम्हारा टेस्ट का वो हुआ डायमेंशनल फार्मूला वाला? सर आज सर ने बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा के छोड़ दिया, बोला कि कल करवा। अच्छा, फार्मूले वही वाले करवाए जो मैंने बताया था, उससे आगे तो नहीं कराया ना कुछ भी? हाँ, उन्होंने आगे तो नहीं है, पर उन्होंने बोला 56 तक बिल्कुल याद कर लिया। 56 जो उसमें NCERT में दे रहा है, वो पूरे साल में जाकर याद होंगे वैसे। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं कि वो फिर रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लर्न करने के लिए बोल दिया जाए, आप लर्न तो कर लोगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या कि एक शहद तो ऐसा है कि उसके अंदर हाथ डाला आराम से ऐसे फिसल रहा है, नकली शहद, बेकार शहद, और एक शहद ऐसा है कि उसके अंदर हाथ डाला उंगली चिपक गई, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि शायद वो वाला असली है, या हो सकता है कि उसमें भी कुछ अडल्ट्रेशन करके उसमें चीनी मिला दी हो तो वो और ज़्यादा चिपचिपा हो गया। तो जो जितना ज़्यादा चिपचिपा होगा उसको हम बोलेंगे उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ही ज़्यादा है, और जो जितना कम चिपचिपा होगा, जैसे वाटर है, वाटर में विस्कोसिटी होती है, कम होगा, बहुत कम होगा। तो अब विस्कोसिटी का फॉर्मूला तो एज इट इज हमने याद कर लिया, लेकिन अब उसमें जो टर्म्स यूज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल रो, फॉर एग्जांपल H, फॉर एग्जांपल G, वो हमें पता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं।
चलो तो पहले दिन ही डरा देता है फिजिक्स। डरने की तो ज़रूरत नहीं है, हालांकि देखिए टफ तो है और 11th का फिजिक्स भी देख लीजिए और 11th का मैथ्स भी देख लीजिए, दोनों अगर आप कंपेयर करेंगे ये 12th के कंपेरिजन में थोड़ा टफ है। और टफ सिर्फ इस बात में है, आप ये देखिएगा जब अब 2 साल आप जैसे अब 11th में आ गए 12th में आ गए, तो एक चीज़ तो शायद पहले दिन से ये समझ में आ गया होगा कि 10th बहुत ज़्यादा आसान थी। और अभी जैसे मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स में ना बड़ा सेट क्या है, मजाक चल रहा है, अभी मजाक से ही लग रहा है, अभी ये सेट मजाक है। थोड़ा सा मजाक से ऊपर उठेंगे हम रिलेशन फंक्शन में, थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि ये क्या है कि ज़बरदस्ती सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये एलिमेंट उस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है तो वो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा कि नहीं, इस तरीके से। तो रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये समझाया जाएगा चैप्टर नंबर 2 में। जो मज़ा आना शुरू होगा और जो सच से सामना होगा वो चैप्टर नंबर 3 से हो जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल लगती थी 10th वाली, वो बहुत आसान लगने लगेगी कि हे भगवान वही वाली ट्रिग्नोमेट्री मिल जाए तो ठीक है, ये कहाँ फंस गया। तो कुल मिलाकर ये है कि आगे धीरे धीरे टफ होने वाला है। टफ तो है लेकिन शुरुआत में ही अगर डरा दिया जाए तो बच्चा पहले से ही डिमोटिवेट होकर बैठ जाएगा। और अभी थोड़ा सा आदत बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो, चाहे कॉमर्स वाले बच्चे हों उनके भी तीनों सब्जेक्ट्स, चाहे साइंस वाले बच्चे हों उनके भी तीनों सब्जेक्ट्स, मतलब कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 महीना 2 महीने में धीरे धीरे बस इतना ज़रूर करिएगा कि जैसे मान लीजिए अभी शुरुआत में ये वाला चैप्टर चल रहा है मैथ्स में तो थोड़ा आसान लग रहा है, तो जो बच्चे PCM वाले हैं उनको बता रहा हूँ कि आप क्या करिएगा कि इसको फटाफट फॉर एग्जांपल मैंने 3 क्वेश्चन अभी होमवर्क में दिए हैं, इनको फटाफट से निपटा कर फिर फिजिक्स करना, केमिस्ट्री करना, उसमें टाइम देना। मतलब आप ये जो शुरुआत का 1-1.5 महीना है इसमें प्रैक्टिस करना शुरू करो कि मुझे तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना, ठीक है ना, ये करना शुरू करिए। क्योंकि आगे ऐसा हो सकता है कि तीसरा या चौथा चैप्टर मैथ्स का बहुत टफ हो जाए, केमिस्ट्री का बहुत ईजी आ जाए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अकाउंट्स में बच्चे रात पर बैठ कर शीट्स क्या होता है, PL सुना, PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, बैलेंस शीट और पता नहीं क्या होता है वो डेबिट क्रेडिट, बहुत सारे, अरे बस बहुत सारा है उसमें। मतलब आप चलते फिरते कैलकुलेटर बन जाओगे आप लोग, और ये साइंस वाले चलते फिरते साइंटिस्ट बन जाएंगे, इनकी केमिस्ट्री और फिजिक्स आपस में मिला करेगी। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। कंसिडर द सेट्स। तो इसीलिए शुरुआत में मैं NCERT से करा रहा हूँ, धीरे धीरे हम भी स्विच करेंगे RD पे, क्योंकि सिर्फ NCERT से, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, सिर्फ NCERT से काम नहीं चलने वाला। ये बच्चों वाली किताब लगने लगेगी, धीरे धीरे स्विच करेंगे RD में, ठीक है। और फिर जब आपको लगने लगेगा कि हाँ अब मुझे मैथ्स पे थोड़ा कमांड आनी शुरू हुई है, तो एक बड़ी ज़बरदस्त बुक आती है मैथ्स की, ML खन्ना। तो ML खन्ना ओरिजिनल लेने जाएंगे, मिलेगी ही नहीं, कुछ पब्लिशर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। जो राइटर्स हैं, राइटर की डेथ हो चुकी है, उसके 2 बेटे हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, वो कह रहा है ये बुक मेरी, वो कह रहा है ये बुक मेरी, उनका लड़ाई चल रही है। तो मार्केट में सिर्फ उसकी आपको पायरेटेड वर्जन ही मिलेगा, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी मिलेगी। तो उसके क्वेश्चंस उसी में से पेपर बनता है जी IIT का, सीधी बात ये है। उसके अलावा और कोई बुक है नहीं, मैथ्स की एक ही चलती है। और भी बहुत सारे राइटर हैं, वो कहते हैं मैं बेस्ट हूँ, लेकिन सबके बाप जो है वो ML करना है। 5, A is equal to 1,3। फिर अगला सेट दे रखा है B is equal to 159। अब ये जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं तो we will be confined to only subsets। अब मुझे ये देखना है कि इसमें सबसेट के बारे में कुछ पूछा जाएगा। 159 C is equal to 13579। Insert the symbol subset of or not a subset of between each of the following pairs of sets. Between each of the following pairs of sets. First step 5-B, second
ए डैश बी, ए डैश बी, थर्ड ए डैश सी, और फोर्थ है बी डैश सी, बी डैश सी, ये है। अब जब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप सबसेट है या नॉट अ सबसेट, इसका आप सिंपल लगाएंगे। तो आप बताइए फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या फाइव बी में से निकला है? ये बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एम्प्टी सेट है, ये प्रॉपर्टी होती है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? खालीपन तो इसमें से भी निकला है, खालीपन तो इसमें से भी निकला है, इसमें से भी निकला है। तो इसका मतलब क्या है? हम ये कहेंगे कि इसमें क्या क्या है, इसमें 1 है, 5 है, 9 है, और अगर 1, 5, 9 को हटा दो तो एक एम्प्टी सेट भी मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक एम्प्टी सेट भी मौजूद है, लेकिन क्या इसके अंदर 10 मौजूद है? इसके अंदर 10 मौजूद नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि एम्प्टी सेट हर एक सेट के अंदर मौजूद होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ बी। 5 बी का भी सबसेट होगा, ए का भी होगा, सी का भी होगा, सबका होगा। अब बताइए ए क्या बी का सबसेट है या नहीं है? ए में है 1 और 3 और बी में है 1, 5, 9। काश अगर इसमें 3 होता, ठीक है, तो फिर मैं कह देता कि 1 और 3 इसमें है और इसमें से निकल कर आया, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी कह रहा था। लेकिन अब नहीं है, तो सबसेट का साइन बना के उसको काट दो, नॉट अ सबसेट। क्या ए सी का सबसेट है? 1, 3, 5, 7, 9, 1 और 3 इसमें है और निकल के आ गए ए में, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। क्या बी इज अ सबसेट ऑफ सी? यस, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 है let A is equal to A, E, I, O, U, let A is equal to A, E, I, O, U and B is equal to A, B, C, D, and let A is equal to A, E, I, O, U and B is equal to A, B, C, D. Is A a subset of B? No. Question mark, no. Why? Is B a subset of A? Question mark, no. Why? ये बताना है। तो ये is A a subset of B? Question mark, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? No ब्रैकेट में why? फिर उल्टा is B a subset of A? Question mark, नो, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो ये जो चीज़ है, ये कोई भी बच्चा देखते ही बता देगा कि वो सबसेट है या नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको लिखना क्या है, बस वो देख लीजिए। सबसे पहले पूछ रहे हैं क्या ए बी का सबसेट है, तो आप ये देखिएगा कि ए इसमें स्मॉल ए है और बी में ए बी सी डी है, तो इसमें ई है, ए में ई है लेकिन बी में ई नहीं है, समझ रहे हैं? सेट ए में ई है लेकिन बी में ई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आप ये कहेंगे सिंस स्मॉल ई बिलोंग्स टू ए बट स्मॉल ई डज नॉट बिलोंग टू बी, तो वो बी में होना चाहिए था। भाई ए जो है वो बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में से निकल कर आए हों। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ए में ई है और वो बी में नहीं है, तो वो बी में से तो आया नहीं, तो इसका मतलब बी का सबसेट नहीं है। It implies that A is not a subset of B। फिर लिखेंगे क्या बी ए का सबसेट है? हम ये कहेंगे इसमें स्मॉल बी है लेकिन कैपिटल ए में तो स्मॉल बी है ही नहीं, तो स्मॉल बी कैपिटल ए में से नहीं निकला, इसका मतलब क्या हो गया? सिंस स्मॉल बी belongs to capital B but small b does not belong to capital A, therefore small b is not a subset of capital A। बस आपको ये इस तरह से लिखकर दिखाना होगा, समझ गए? ठीक, डेफिनेशन को दिमाग में रखना, कभी गलती होगी ही नहीं। अगला देखिएगा
let A, B and C be 3 sets. एग्जाम्पल नंबर 11. एग्जाम्पल नंबर 11 सिर्फ हमारे समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी पोर्टल वगैरह कुछ हो और आप वहाँ से पिछले साल के 11th क्लास के पेपर निकाल सकें, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते. उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा. एग्जाम्पल 11 पहले देखिएगा. लेट A, B and C be 3 sets. Let A, B and C be 3 sets. हमने मान लिया A, B और C 3 sets हैं. ये 3 sets. Full stop. If A belongs to B, if A belongs to B and B is a subset of C, and B is a subset of C, comma, is it true that is it true that A is a subset of C? If not, give an example. A, B and 3 तीन सेट हैं. A, B और C तीन सेट हैं. A belongs to B. A belongs to B. तो अब मेरी मर्जी है, जब A, B और C कोई भी तीन सेट है, उन्होंने बोला है गिव एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि मैं A, B और C को जो मेरा मन करेगा मैं वो मान सकता हूँ, A, B और C. ठीक है, लेकिन हम कोशिश करें कुछ ऐसी कि A जो है A belongs to B का मतलब पता है क्या है? ये सबसेट का साइन नहीं है. A belongs to B का मतलब ये है कि A B का एक एलिमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 belongs to A. मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 belongs to A, क्योंकि 1 A का एक एलिमेंट है. मैं ऐसे लिखूँगा. लेकिन अगर पूछा जाए कि A का कोई एक सबसेट बताओ, तो मैं ये कहूँगा कि A में से निकाल लो कोई एक या दो एलिमेंट. चलो एक ही निकाल लिया 1. तो अब 1 को लेकर अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 को बंद कर दिया तो 1 फिर एक सेट बन गया. और सेट कौन सा है? जो इसमें से निकला है. तो 1 इज अ सबसेट ऑफ A. 1 एनक्लोज्ड इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट इज अ सेट. और वो सेट कौन सा है? जो इसमें से A में से निकला है. तो इसको तो कहेंगे सबसेट ऑफ A. और अगर सिर्फ 1 निकाल कर जो अंदर रखा हुआ एलिमेंट अगर वो निकाल कर रख दिया तो कहेंगे इट बिलोंग्स टू. समझ गए? तो बिलोंग्स टू और सबसेट में अंतर समझ में आ गया. सबसेट क्या है? सबसेट हैज़ टू बी नेसेसरीली अ सेट. उसको एक सेट होना जरूरी है सबसेट. और अगर मैं ये वाला सिंबल लगा रहा हूँ बिलोंग्स टू वाला सिंबल, तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा अंदर से एक एलिमेंट उठा कर रख दूंगा. बस सिर्फ एलिमेंट की बात करेंगे. तो अब आप देखिएगा वो बोल रहे हैं A बिलोंग्स टू B, ये बोल रहे हैं. और साथ साथ ये भी बोला है कि A, B एंड C भी 3 सेट्स. चलिए कोई बात नहीं. तो जब A एक सेट है तो लेट कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a. इसके अंदर एक एलिमेंट डाल दो, आसान बनाते हैं इसको. इसके अंदर एक एलिमेंट डाल दिया, स्मॉल a डाल दिया. अब वो बोल रहे हैं कि A बिलोंग्स टू B. A बिलोंग्स टू B का मतलब क्या है कि ये जो सेट A है ना, ये जो सेट A एलिमेंट है, ये B के अंदर लाई करता है. एलिमेंट है ये सबसेट नहीं है. इसका मतलब B इज इक्वल टू ये होगा. समझ गए? B क्या होगा? B के अंदर ये A पूरा का पूरा लाई कर रहा है. ठीक है. और अब मैंने इसको सेट क्यों लिया? क्योंकि दे रखा है A, B एंड C भी 3 सेट्स. नहीं तो आप ये कहेंगे यार एलिमेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर तो सिर्फ एलिमेंट आना चाहिए ना, वहाँ पर तो सिर्फ नंबर आना चाहिए. तो लेकिन इन्होंने बोला है कि A, B एंड C भी 3 सेट्स. तो जब A, B और C सेट्स हैं तो इस वजह से ये A पूरा का पूरा ही B के अंदर आ जाएगा. पहली चीज़. उसके बाद हमने ये कहा कि इसमें एक एलिमेंट और लिख दो भाई. चलो B, तो B को नॉर्मली एलिमेंट लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये मेरे पास सेट हो गया B. उसके बाद मैं ये कहूँगा B इज अ सबसेट ऑफ C. तो ये जो B है ये C में से निकला है. तो एक काम करो, C को ये लिखो A, B और C. तो C एक बड़ा सेट हो गया. तो C में से B निकला है. B इज अ सबसेट ऑफ C. ये समझ में आता है कि नहीं? ठीक है. जो C के एलिमेंट्स हैं A इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट B और C. हाँ जी.
दोबारा बोलो, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। बी इज अ सबसेट ऑफ सी हो गया, है ना? सी कैसे होगा सबसेट? नहीं सी सबसेट ना हो सकता है मुझसे निकल गया हो। बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक। अच्छा, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब वो बोल रहे हैं इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो आप ये बताइए क्या ये ट्रू है कि ए सी का एक सबसेट होगा? ये बता दो पक्का, सोच लो। नहीं होगा, वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है, समझ गए? ये सी के अंदर जो लिखे हुए हैं ना, ये तीनों जो सी के अंदर तीनों एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो अगर ए इज अ सबसेट ऑफ सी बनाना है तो हम ये कहेंगे अगर ए ऐसा होता, इफ ए इज इक्वल टू, हम सबसेट कैसे बनाते हैं? अंदर से एलिमेंट निकालते हैं और उसको करली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, समझ गए? तो ये जो ए इनसाइड अ करली ब्रैकेट है ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो अब ये सबसेट हो जाएगा, अब ए जो है वो सी का सबसेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि क्या ए बिलोंग्स टू सी, तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ए बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब क्या है कि अंदर लिखे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली आपने निकाल कर बाहर रख दिया, एग्जैक्टली उसको आपने ब्रैकेट के अंदर नहीं डाला, तो तब वो कहलाएगा उसका एलिमेंट। और अंदर लिखे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे एक निकालो, चाहे दो निकालो, चाहे तीन निकालो, उनको निकालने के बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ता है, तब वो सबसेट बनता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आसमा बताइए ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, तो आप ये कहेंगे यहाँ पर इस चीज़ को आप ये लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सी, रीजन में लिखना बिकॉज ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी, बिकॉज ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी फॉर A to be a subset of C, A should be A ऐसा होना चाहिए था कि आपने C के अंदर का कोई भी एलिमेंट निकाला, उसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो वो सब सेट बनेगा। सेट बनाने के लिए अंदर से एलिमेंट निकालते हैं और निकाल के उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं, तब वो सबसेट बन जाएगा। अब आप इसमें नोट करिएगा, एक्सरसाइज 1.2 के एक तो बाकी के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बोले हैं, 4, 5 और 6। 1.2 का 4, 5, 6 और 1.3 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेंगे, बस 1 और 2। मैं लिख रहा हूँ और लिखकर फोटो खींचकर ग्रुप पर डालता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 6 और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये करना है बस। ठीक है जी, इतना करिए, बाकी परसों देखते हैं। ठीक, आप लोग NCERT के साथ में अगर कोई भी बुक लेना चाहें तो मैं RD सजेस्ट करूँगा, RD लेंगे, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और 1-2 क्लासेस में मैं RD से क्वेश्चन स्टार्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए जी, ओके।